अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कानून विलायत के तहत आज हम हिस्से सुवम को फोकस कर रहे हैं, जिसका थीम है विलायत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर, यानी कई इश्यूज ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक गार्डियनशिप से होता है। तो उस सिलसिले में क्या हल है, क्या सल्यूशन है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो इश्यूज डिस्कस हुए हैं इस वीडियो में वो इस तरह से हैं। सबसे पहले आखिला व बालिगा लड़की का कफू में निकाह कर लेना, यानी अगर कोई लड़की एडल्ट है और समझदार है और किसी कंपैटिबल लड़के से निकाह करती है तो इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है। और दूसरा टॉपिक है आखिला व बालिगा लड़की का गैर कफू में निकाह कर लेना। थर्ड टॉपिक है नाबालिग लड़के या लड़की के निकाह कराने की तफसील। और आखिर में हम देखेंगे हिंदुस्तान में निकाह का मुरवस तरीका और इसके मसाइल। सबसे पहले फोकस करते हैं आखिला व बालिगा लड़की का कफू में निकाह कर लेना, यानी कोई एडल्ट गर्ल है जो समझदार है, मजनू और पागल नहीं है, अगर वो किसी कंपैटिबल लड़के से निकाह करती है तो शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है। अगर कोई आखिला व बालिगा लड़की कफू में औलिया की मर्जी के बगैर निकाह करे तो औलिया व सरपरस्तों को उस निकाह को फस कराने का हक नहीं होगा। यानी अगर कोई एडल्ट लड़की है और समझदार है, मजनू और पागल नहीं है, और वो कंपैटिबल लड़के से निकाह करती है और अपने गार्डियंस की मर्जी के खिलाफ करती है, तब भी उसके गार्डियंस को ये निकाह फस कराने का हक नहीं होगा। अगर वली राजी ना हो तब भी लड़की का उस तरह निकाह कर लेना दुरुस्त हो जाएगा, यानी शरीयत के हुक्म के तहत ये निकाह दुरुस्त हो जाएगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने नफ्स पर उसके वली से ज्यादा हक रखती है। यानी इस हदीस की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा औरत को बगैर वली के निकाह करने की इजाज़त देते हैं। लड़कियों का इस तरह खानदान और औलिया की मर्जी के बगैर निकाह कर लेना कई फितना और खराबियों को जन्म देता है, क्योंकि लड़की का इस तरह से घर से चला जाना और अपनी मर्जी से निकाह इस तरह से पढ़ा लेना माहौल में बेहयाई को और दूसरे फितनों को जन्म देता है। इसीलिए ये प्रीफरेबल नहीं है, यानी पसंदीदा नहीं है। दूसरा केस है आखिला व बालिगा लड़की का गैर कफू में निकाह कर लेना, यानी मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन एडल्ट गर्ल विद एन इनकम्पैटिबल ग्रूम। यानी अगर लड़का कंपैटिबल नहीं हो, उसके बराबरी का नहीं हो, तब शरीयत क्या हुक्म देती है। और अगर कोई आखिला व बालिगा लड़की गैर कफू में औलिया की मर्जी के बगैर निकाह करे, यानी कोई लड़की बालिग है और आखिल है और ऐसे लड़के से निकाह करती है जो उसकी बराबरी का ना हो और ये निकाह वो अपने वली की मर्जी के बगैर करती है, तो औलिया व सरपरस्तों को इस निकाह के फस कराने का इख्तियार है। यानी उसके वली को यह हक है कि ये निकाह फस कराए, डिसॉल्व कराए, कैंसिल कराए, जब तक कि इस जोड़े से कोई औलाद पैदा ना हो जाए। यानी वली को निकाह फस कराने का हक उस वक्त तक रहता है जब तक कि इनको कोई औलाद पैदा ना हो जाए। लिहाजा औलाद ना होने से पहले पहले तक औलिया खाजी के पास उस निकाह को कलादम व फस करा सकते हैं। यानी औलाद पैदा होने से पहले अगर वो काजी के पास पहुंचते हैं और निकाह को फस कराने की कोशिश करते हैं तो ये जायज़ है, वरना नहीं। इसलिए कि इस तरह गैर कफू में निकाह कर लेने से पूरे ख़ानदान की इज्जत व साख दाव पर लग जाती है और ख़ानदानी वजाहत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर ख़ानदान की एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है। इस तरह से गैर कफू में निकाह कर लेने से सारे ख़ानदान की इज्जत पर दाव आ जाता है और उसकी साख पर असर होता है। इसीलिए इस निकाह को ख़त्म कराने की इजाज़त दी गई है। लिहाजा ये ख़ानदान का हक होने की वजह से शरीयत ने औलिया को निकाह ख़त्म कराने की इजाज़त दी है, क्योंकि हर ख़ानदान का हक है कि उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। इसीलिए गार्डियंस को ये परमिशन दी गई है कि इस तरह का निकाह वो फस कराएं। और अगर औलाद पैदा हो जाए तो अब ये हक फस औलिया का ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर औलाद पैदा होती है उस जोड़े से तो औलिया का जो हक था, राइट था निकाह को फस कराने का, डिसॉल्व कराने का, वो राइट, वो हक ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि औलाद का हक माँ बाप से अब जुड़ चुका है और औलाद को माँ बाप से जुदा करना शरअन दुरुस्त नहीं है। यानी वो जो बच्चा जन्म लिया है उससे उसके माँ बाप को जुदा करने की इजाज़त शरीयत नहीं दे सकता। इसीलिए इस निकाह को फस नहीं कराया जा सकता। और अगर किसी का कोई वली ही ना हो तो वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से कफू व गैर कफू में निकाह कर ले, दुरुस्त हो जाएगा। जैसे आजकल कोई गैर मुस्लिम लड़की तन्हा मुसलमान हो जाए तो अपनी मर्जी से जिस मुसलमान से चाहे निकाह कर ले, दुरुस्त है। यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि कोई नॉन मुस्लिम लड़की अगर इस्लाम लाती है तो उसका कोई वली नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा खानदान नॉन मुस्लिम होगा। ऐसी सिचुएशन में वो लड़की चाहे तो कोई कंपैटिबल लड़के से निकाह कर ले या कोई इनकम्पैटिबल लड़के से यानी गैर कफू में निकाह कर ले, दोनों की इजाज़त है, ये निकाह दुरुस्त हो जाएगा।
थर्ड केस देखें, नाबालिग लड़के या लड़की के निकाह कराने की तफसील। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ माइनर। अगर लड़का या लड़की नाबालिग हो, यानी पिछले 2 केसेस में हमने बालिग लड़की के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर नाबालिग लड़का और लड़की के बारे में हम देख रहे हैं कि अगर लड़का या लड़की नाबालिग हों यानी माइनर हों, अभी बड़े ना हुए हों, बालिग ना हुए हों, और वली उनका निकाह ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से कहीं करा दे तो ऐसा निकाह सही व लाजिम हो जाएगा, अगरचे कि बहुत कम महर पर करा दे या गैर कफू में करा दे। जबकि निकाह कराने वाला वली बाप या दादा हो और वो अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में मशहूर न हो और बेगैरत व आवारा न हो, यानी अगर वली बाप है या दादा है, उनकी सरपरस्ती में नाबालिग लड़के और लड़की का निकाह हो सकता है और ऐसा निकाह सही होगा और लाजिम होगा, यानी वैलिड और बाइंडिंग होगा, चाहे वो निकाह कम महर पर ही क्यों ना किया गया हो या इनकम्पैटिबल लड़के से ही क्यों ना किया गया हो, ये निकाह वैलिड और बाइंडिंग रहेगा, बशर्ते के बाप दादा अच्छे कैरेक्टर के हों, बेगैरत और आवारा बदनाम ना हो अपने किरदार के सबब। लिहाजा अगर वो वली यानी बाप या दादा गलत राय कायम करने में मशहूर हो और वो गैर कफू में निकाह करा दे या नशे का आदी हो और किसी बुरे और जलील आदमी से निकाह करा दे तो ऐसा निकाह सही नहीं होगा। यानी बाप दादा का कैरेक्टर सही नहीं है, वो नशे के आदी हैं और उनका अपना अमल सही नहीं है और अपने खराब किरदार के सबब, अपने नशे की आदत के सबब उस लड़की का निकाह अगर वो किसी बुरे आदमी या जलील आदमी से करते हैं तो ये निकाह सही नहीं होगा। और अगर निकाह कराने वाला वली बाप या दादा के अलावा हो और वो लड़के या लड़की का निकाह गैर कफू में करा दे या बहुत कम महर पर नुकसान के साथ करा दे तो ये निकाह बिल्कुल सही नहीं होगा। यानी वली अगर बाप दादा के अलावा कोई भी हो, अगर वो निकाह कराता है नाबालिग लड़के का या नाबालिग लड़की का, चाहे वो कुफू में हो या गैर कुफू में हो, लड़का लड़की बड़े होने पर उस निकाह को फस करा सकते हैं। लेकिन अगर बाप दादा के अलावा वली कफू में या महरुल मिसल पर निकाह करा दे तो निकाह तो सही हो जाएगा। यानी अगर कोई थर्ड वली लड़की का निकाह एक कंपैटिबल लड़के से कराता है और महरुल मिसल पर कराता है तो ये निकाह वैलिड होगा। ये उस वक्त है जब बाप या दादा वली की हैसियत से खानदान में मौजूद न हो, लेकिन बालिग होने के बाद लड़के या लड़की को अगर ये रिश्ता पसंद व मंजूर ना हो तो बादुल बुलूग निकाह फस कराने का इख्तियार होगा। यानी अगर वली बाप दादा के अलावा कोई और हो तो लड़का या लड़की बालिग होने पर इस निकाह को मंसूख करा सकते हैं, चाहे निकाह कंपैटिबल लड़के से हो या कंपैटिबल लड़के से ना हो। और यहाँ में ये फ़र्क इसलिए रखा गया है कि बाप दादा में वफूर शफ़क़त व कमाल इनायत होती है। चूँकि बाप दादा में ज़्यादा शफ़क़त होती है इसलिए उनको ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है और उनके अलावा के औलिया में खुसूर शफ़क़त होती है, यानी शफ़क़त पर तवज्जो अगरचे होती है लेकिन वो कम होती है, इसीलिए किसी थर्ड वली को इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई। अगर 2 बराबर दर्जे के वलियों ने लड़की का निकाह 2 अलग अलग जगह करा दिया, मसलन 2 भाई थे, बाप दादा ना थे, 2 भाइयों ने अलग अलग मुकामात पर लड़की का निकाह करा दिया तो जिसने पहले कराया है उसका कराया हुआ निकाह नाफिज होगा। यानी अगर कोई लड़की नाबालिग है, उसके 2 भाई हैं, उन्होंने अपनी नाबालिग बहन का निकाह 2 अलग अलग मुकामात पर कराया है तो जो निकाह पहले कराया गया वो वैलिड रहेगा, नाफिज होगा, इम्पोज होगा और दूसरा निकाह कैंसिल हो जाएगा। और अगर करीबी वली की मौजूदगी में दूर के वली ने निकाह करा दिया, जैसे बाप की मौजूदगी में भाई ने निकाह करा दिया, तो अब ये निकाह बाप की इजाज़त पर मौकूफ रहेगा। चूँकि बाप करीब का वली है और भाई दूर का वली है, बाप मौजूद होते हुए अगर भाई ने निकाह करा दिया किसी लड़की का, तब ये निकाह बाप की इजाज़त पर मौकूफ रहेगा। बाप अगर इजाज़त दे दे तो निकाह सही हो जाएगा, वरना नहीं। यानी बाप की परमिशन कंपलसरी है निकाह को सही और लाजिम करने के लिए, वरना निकाह नहीं होगा। और अगर करीबी वली मौजूद नहीं था और इत्तला का भी कोई बंदोबस्त ना था और बेहतरीन कफू का रिश्ता मौजूद था और दूर के वली ने लड़की का निकाह करा दिया, ये सोच करके करीबी वली आने तक के रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो अब दूर के वली का कराया हुआ निकाह सही हो जाएगा। यानी कोई लड़की नाबालिग है और कोई अच्छा रिश्ता यानी बेहतरीन कफू का रिश्ता, कंपैटिबल रिश्ता अगर आया तो दूर के वली ने वो निकाह पढ़ा दिया। चूँकि करीब का वली मौजूद नहीं था और उसको कांटेक्ट करना भी मुमकिन नहीं था और ये पॉसिबिलिटी थी कि ये रिश्ता वापस चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में दूर के वली का कराया हुआ निकाह सही होगा, दुरुस्त होगा। 4th केस देखते हैं हिंदुस्तान में निकाह का मुरव्वज तरीक़ा और उसके मसाइल, यानी मैरिज अरेंज ओवर इंडियन रीजन, यानी हिंदुस्तानी समाज में निकाह किस तरह से होता है,
اس کی تفصیل اور اس کی ویلیڈیٹی ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ عام طور پر نکاح اولیاء کی اجازت و سرپرستی ہی میں انجام پاتے ہیں، گویا ولایت ندب و استحباب کا طریقہ عام ہے، یعنی ہندوستانی سماج میں لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت اور سرپرستی میں ہی ہوتا ہے۔ ایسی ولایت کو ولایت ندب و استحباب کہتے ہیں۔ لہٰذا اصل تو بالغ لڑکی کی مرضی و اجازت ہی ہوتی ہے، اس لیے اجازت و مرضی معلوم کر لینا اور اس کا اندیا لے لینا ضروری ہے، یعنی ایسے نکاح میں لڑکی کی پرمیشن ضروری ہے، اور مین ایشو یہی ہے کہ لڑکی کی پرمیشن یا اس کی اجازت لی گئی ہے یا نہیں۔ بالغہ لڑکی کا اس کی مرضی کے بغیر جبر و اکراہ کے ساتھ نکاح نہیں کرایا جا سکتا۔ بالغہ لڑکی سے ولی اجازت لے یا اس کا کوئی وکیل مثلاً ماہی کو باپ وکیل بنا دے اجازت لے، یعنی اسلام بالغ لڑکی کے نکاح کو اس کی پرمیشن کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ اس کی اجازت لی جائے، اس کی اجازت اس کا ولی لے یا وہ کسی کو وکیل ٹھہرائے، یعنی مثال کے طور پر باپ ماں کو کہہ سکتا ہے کہ وہ بیٹی کی اجازت لے۔ اگر اجازت کے وقت بالغہ بے بہائی لڑکی خاموش رہ جائے، یعنی اگر وہ لڑکی بیچلر ہے، کماری ہے اور خاموش رہتی ہے، زبان سے کچھ نہ کہے یا مسکرا جائے یا ہلکی سی ہنسی نکل جائے یا بغیر آواز کے رو پڑے، تو ان تمام صورتوں میں اس کی جانب سے اجازت ہی سمجھی جائے گی، یعنی لڑکی کی خاموشی کو یا اس کی ہنسی یا مسکراہٹ کو اس کی پرمیشن ہی سمجھی جائے گی۔ اس لیے کہ غیر شادی شدہ لڑکی میں شرم و حیا کا غلبہ ہوتا ہے، وہ صریح طور پر اور زبان سے اجازت دینے میں کتراتی ہے اور حیا و شرم مانع ہوتی ہے، اور اجازت لیتے وقت لڑکی کو ایسا عمل کرے جو ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو یہ اجازت شمار نہیں کی جائے گی۔ اور اگر قریبی ولی نہیں بلکہ کوئی اجنبی یا دور کا ولی اجازت لینے کے لیے جائے اور وہ اجازت طلب کرے تو صرف خاموشی کافی نہیں بلکہ زبان سے اجازت دینا اور کہنا ضروری ہوگا، یعنی اگر لڑکی اجازت دیتے وقت اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تو یہ اجازت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، اجازت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر قریبی ولی نہیں ہے لڑکی کی اجازت لینے کے لیے، کوئی اجنبی ہے یا دور کا ولی ہے، تو ایسی سچویشن میں یہ ضروری ہے کہ لڑکی اپنی زبان سے اجازت دے، اس کی خاموشی کو کافی نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر لڑکی نہ ہنسی نہ مسکرائی اور نہ زبان سے کچھ بولی بلکہ کوئی ایسا عمل کیا جو نکاح کی اجازت کو بتاتا ہو، تب بھی اجازت کے درجے میں ہوگا، یعنی اگر لڑکی زبان سے تو کچھ نہیں کہتی ہے بلکہ ایسا عمل کرتی ہے جو نکاح کی اجازت کو بتاتا ہو، تب بھی اجازت کے درجے میں ہوگا، یعنی پرمیشن کاؤنٹ ہوگا۔ مثلاً مہر کا مطالبہ کرنے لگے، یعنی زبان سے ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے لیکن مہر کا مطالبہ کر رہی ہے، یا لوگوں کی طرف سے خوشخبری قبول کرنے لگے، یا شادی کے ہدیے قبول کرنے لگے، یا اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، یا اس کو اپنے اوپر قابو دے دے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کی وہ پرمیشن دے چکی ہے یا دے رہی ہے۔ اور اگر بالغہ لڑکی شوہر دیدہ ہو، یعنی آلریڈی وہ ایک بار میرج کر چکی تھی اور اس کو لیگل سپریشن ہو گیا ہو، یا وہ بیوہ ہو، اب کسی اور جگہ نکاح ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں صریح طور پر اس کی اجازت زبان سے لینا ضروری ہوگا، یعنی کسی خاتون کی سیکنڈ میرج ہو رہی ہو تو زبان سے ایکسپٹنس دینا، الفاظ سے اٹر کرنا ایکسپٹنس کو یہ ضروری ہوگا، اس کی خاموشی یا مسکراہٹ وغیرہ کافی نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔